जोहात्सु एक ऐसा जापानी शब्द जो इन दिनों बहुत चर्चा में है, जिसका मतलब है भाप बनकर उड़ जाना। और जापान में आजकल यही हो भी रहा है। लोग जोहात्सु बन रहे हैं, यानी अचानक से गायब हो जा रहे हैं और फिर कभी मिलते भी नहीं। ट्रेसलेस यानी कि जिसका कोई अता पता नहीं हो, जिसे ट्रेस कर पाना मुश्किल हो रहा हो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान में हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग नौकरी, घर, परिवार सब कुछ छोड़कर अचानक गुम हो जाते हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट तक डिलीट कर देते हैं, पुरानी पहचान के सारे निशान मिटा देते हैं। अब देखिए, सवाल हर किसी के मन में उठता है कि आखिर है क्या। तो मीनाक्षी, दरअसल जापान में लोग जब जिंदगी से अपने परेशान हो जाते हैं तो वो जोहात्सु बनते हैं, और अब तो इस काम के लिए कई कंपनियां भी खुल गई हैं। और प्रिया, जो इन्हें गायब होने, नई जगह बसाने, नई पहचान देने में मदद करती है। अच्छा, ना सिर्फ जापान में, ऐसे लोग दूसरे देशों में भी जाकर बस रहे हैं। देखिए, मुझे तो इस पर एक पुराना गाना याद आ रहा है। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। आप बेशक अपना घर, परिवार, समाज को पूरी तरीके से त्याग दें, अपनी पुरानी पहचान भूल जाए, एक नई पहचान बना ले, एक नई दुनिया तैयार करके आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बस जाएं। लेकिन अगर आप अपनी खराब सेहत से परेशान हैं, तब आप क्या पाएंगे? आप करेंगे क्या? सेहत तो आपके साथ साथ साए की तरह चलती है और वो अच्छी आदतों से ही सुधरती है। और जिस गाने का जिक्र मीनाक्षी आपने किया है, उसमें मीना कुमारी हैं और अशोक कुमार हैं। मीना कुमारी, अशोक कुमार जो है वो उसमें एक पंडित के, एक ब्राह्मण के किरदार में, और उनसे ये सवाल पूछ रही होती जो आपने भी पूछा। बहरहाल, मीनाक्षी के कहने का मतलब ये भी है कि अगर आप अपनी जिंदगी, अपनी सेहत से परेशान हैं तो भागिए बिल्कुल नहीं। मुसीबतों से लड़ना सीखिए, उनसे जीतना सीखिए, यही इसका इलाज है। और अब देखिए ना मीनाक्षी, लेकिन वो लोग क्या करें जो हेल्दी लाइफस्टाइल भी जीते हैं, वक्त पर उठते और सोते हैं, रोजाना वर्कआउट करते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट भी फॉलो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई हेल्थ इशू उन्हें बना रहता है। ऐसा इसलिए होता है जब लोगों को अपनी बीमारी का पता ही नहीं चलता। ये कहीं ना कहीं शरीर के बायोलॉजिकल एनर्जी यानी कि वात पित्त कफ से जुड़ा हुआ मसला है। इसमें त्रिदोष इम्बैलेंस हो जाता है। तो चलिए, जोहात्सु बनने की नौबत ना आए उससे पहले ही योगी बन जाते हैं। सबके बीच रहकर योगी बनते हैं, और वात पित्त कफ के बैलेंस की जो पूरी जो थ्योरी है वो आज समझ लीजिए, ताकि बीमारी पकड़ में भी आए और उससे निपटने का रास्ता भी आपको मिल जाए। और ये सब कुछ कैसे होगा ये बताएंगे स्वामी रामदेव, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामने नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम। और मेरे साथ ये जो खड़े हैं, ये खुद एक MBBS MD डॉक्टर है। क्या नाम है डॉक्टर साहब? मेरा नाम डॉक्टर पवन सिंगला। डॉक्टर पवन सिंगला जी हैं। और कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस। लेकिन इनको खुद वात रोग होने से क्या क्या हो गया था? मेरे को 6 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया था। तो पहले तो जब हुआ था तो मैं ऐसे, जैसे दरवाजे का डोर है वो भी नहीं पकड़ सकता था, नॉब पकड़ के खोल नहीं सकता, इतना ज़्यादा हो गया था, खड़ा भी नहीं हो सकता था मैं। तब मेरे को एड़ियों में दर्द होता था खूब सारा। तो मैंने खूब योगा किया है आस्था को देख देख के। तो योग कर करके, और अब क्या हालत है? अभी मैं यहाँ आया था तो थोड़ी प्रॉब्लम अभी बाकी थी, जैसे दोनों हाथ ऐसे बंद नहीं होते थे, तो अभी ये तो पूरा बंद होने शुरू हो गया है। और अभी 4 ही दिन हुए हैं, ये भी थोड़ा होता है। और करो। अब ये अटक रहा है थोड़ा। हाँ, फिर ये ज्यादा करते हैं तो इसकी ये उंगली अटक जाती है। हाँ, ज्यादा जोर लगाएंगे हुआ तो है, लेकिन तो हो जाता है क्या? फिर बहुत दर्द होता है। तो ये वात रोग, अब इसका एलोपैथी में क्या देते हैं? वो मैंने मेथोट्रेक्सेट स्टेरॉइड पेन किलर खाया। हाँ, बायोलॉजिकल। और हम जो है ये पूरी अंदर की वात पित्त कफ की जो मूल अवधारणा है, जो उसको ठीक करते हैं। तो ये सबसे बड़े एग्जाम्पल है, करीब 90% अच्छे हो गए पवन जी। तो अब आपको क्या लग रहा है? मेरे को भी 4 ही दिन हुए स्वामी जी। मेरे को पूरी आशा है कि अभी तो और 6-7 दिन बाकी हैं, तो जो रही कसी बात। और इस मैया का भी हाथ नहीं उठता था। शशि शर्मा, मैं प्रिंसिपल से रिटायर्ड हूँ। हाँ जी। और हाथ कैसे नहीं, क्या बिल्कुल नहीं उठता था। आज 8 महीने हो गए थे, अब मेरा हाथ आराम से यहाँ तक जाता है। क्या बात है, दूसरी तरफ लेके आ रही है। हाँ, बिल्कुल। नहीं तो ऐसे भी मैं नहीं कर पाती थी बिल्कुल। ये प्रिंसिपल ठीक होगी। और तेरा हाथ कितने दिन से जाम? स्वामी जी 6 महीने से हाथ बिल्कुल जाम था। नोएडा से जान के टीवी। जी, बस इतना यहाँ तक लेके आ पाती थी,
और अभी 6 दिन हुए मुझे यहाँ पे आए हुए, और मेरा ये हाथ देखिए पूरा ऐसे जा रहा है, पूरा यहाँ तक। ये सब बैक साइड में भी पूरा जा रहा है। नमी भी है ना, मेरे गैप आ गया था, गैप टागवा और तेरे को तो लंग में गांठ भी जी, लंग्स में मुझे गांठें थी, कोरोना टाइम में गांठें हो गई थी, पूरी 25 गांठें थी, सारी निकाल। सब अनुलोम विलोम। आप अब लोग सोचते हैं होता कैसे है। अनुलोम विलोम और कपालभाति मैंने किया आस्था देके। और आपने? स्वामी जी, मेरे को है ना उठते ही छींके और जुकाम हो जाता था, लेकिन मैंने गिलोय घनवटी से ये ठीक करा है बिल्कुल पूरा। और अब तो कब पूरा ठीक कर लिया? अब तो कभी कभी होता है स्वामी जी, लेकिन कर लूंगी इसको भी, प्राणायाम और सब करके। क्या बात है, ये कॉन्फिडेंस है इनका। तो ये तो प्राणायाम चलते फिरते भी लोग कर रहे हैं। ये अलग थेरापी है श्रृंगी। इससे एकदम जैसे माइया बोल रही थी ना, 6 महीने से 1 साल से शरीर जाम था, खुल गया। ये श्रृंगी थेरापी है। ये हमारे श्रृंगी वाले भाई बड़े निष्णात हैं। इधर ये लीज थेरापी चल रही है। उधर हमारा प्रवेश बालक है, वो बच्चे जो वात मोक्षण कर रहा है। ये रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, उधर एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, और ये कटिबस्ती, ये अद्भुत है। और ये तो एक जोरदारी कार्यक्रम है। जो हाथ पैर कहीं पर भी जाम हो, कल मेरा भी कंधा लोक हो गया था, इसने खोल दिया। इस लड़के ने, क्या नाम बेटा? प्रियांशु। चलो इसको करके दिखाओ। बहुत दिन हो गए थे हुसैन भाई, मीनाक्षी जी। आज अभी देखो इसमें पूरा, हाँ, अरे बाप रे पूरा कोनी भी। हमने तो इन्हें बालों को कंधा फोड़ते भी। हुए भी देखा है। और बालों को भी फोड़ दे, कान, नाक, राम राम राम। और दाढ़ी, दाढ़ी फाड़ दी। स्वामी जी, अगर आप ये दिखाते नहीं अंदर की सारी वायु तो हमें लगता रहता कि बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज है, लेकिन हर चीज दुनिया में पॉसिबल है। ठीक वैसे जैसे वात पित्त और कफ को, इस त्रिदोष को बैलेंस करना बहुत जबरदस्त। ऐसे पूरा कमर को, कंधे को, सब जगह से ऐसे कर देता है। एक दिन तो मेरी दाढ़ी, मैंने कहा ये मेरी दाढ़ी निकाल देगा तो मेरा हुलिया ही बिगाड़ देगा ये तो। ओ हे राम राम राम, पूरा 36 के 36 मुड़ के चटका दिए। ये कार्यक्रम स्वामी जी जोरदार है। अब तक दाढ़ी और बाल वाला तो मैंने भी नहीं देखा था, ये नया काम देखा मैंने। लेकिन स्वामी जी, एक और नए काम की खबर आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत में दी। वो भी कार्यक्रम उनके हिसाब से बड़ा जोरदार है। जापान के लोग स्वामी जी जोहात्सु बन रहे हैं, यानी अपनी पहचान मिटाकर गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी डेली लाइफ स्टाइल का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, झेल नहीं पा रहे। यानी आपकी तरह से, यानी आप जो योग के जरिए निर्भर रहना सिखाते हैं, वो दिक्कत हो रही वहाँ पे। तो ये जो तरीका है स्वामी जी, ये कितना सही है? क्या तनाव, डिप्रेशन और जो जिंदगी का बोझ है उसको बर्दाश्त न करके खामोश होकर के कहीं भाग जाने का रास्ता सही है, या फिर योग को अपना करके सब कुछ करते हुए जिंदगी जीने का तरीका? पलायनवादी नहीं है योग, तो अपने आप को अनुशासन में ढालना है, और अनुशासन में ढालने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब देखो ये बच्चे यहाँ पर अब अपने आप को दुनिया से हटा करके यहाँ ले आए। यहाँ ये जल नीति करें, सूत्र नीति करें, दंड धोती करें, वस्त्र धोती करें। ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं ना, ये हैं आत्मोपचार की, आत्म संयम की, आत्म साधना की, आत्म तितिक्षा की। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, अपने आप को उभारना, अपने आप का आरोहण करना, और उसके लिए अपने आप को घर परिवार, बिजनेस, व्यापार और संसार से थोड़े दिनों के लिए हटा करके यहाँ आ जाए मेरे पास। तो देखो चारों ओर यहाँ पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, जंगल है, इस जंगल में ये मंगल है। तो ऐसे अपने आप को उभारें, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। और मैं तो कहूँगा आपको भी
जब कभी ऐसा लगे कि एंकरिंग बहुत हो गई अभी थोड़ी सी, तो 1-2 दिन के लिए यहीं आकर के आपका स्टूडियो यहीं योगग्राम निरामय में बना देंगे। हमारे पास सारी फैसिलिटी है, तो आपको भी थोड़े दिन खामोश नहीं करेंगे पूरी तरह से, थोड़ा दुनिया की भीड़ भाड़ से अलग। ये आइडिया अच्छा है स्वामी जी। या योगग्राम में पिछले बुला लेंगे। 2 साल से यही सोच रहे हैं कि कब ऐसा मौका आए अपना बोरिया बिस्तरा लपेटें और जोहात्सु बन जाए। नहीं, और मैं तो ये कहूंगी ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, आपको तो दिलवाया हमने। जी बिल्कुल। और स्वामी जी, जो लोग डिप्रेशन दे रहे हैं उन्हें जिंदगी से भगा दे तो ज्यादा अच्छा है। खुद जिंदगी से क्यों भागना। बिल्कुल ठीक बात है। ये ठीक है। जो रोग, जो शोक, जो दुख हमें दुख दे रहे हैं उनको भगाओ। अपने भीतर जो है ना जड़ जमा के बैठ जाते हैं, मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, सबकी जड़ है वात पित्त कफ। वात से, वात बढ़ने से SLEMS, ऑटोमन डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पूरा शरीर ये ना अलग अलग जो उपद्रव देखते हो ना, मन की चंचलता से लेकर मन की अशांति से लेकर के वात बढ़ने से होता है। चले वाते चरम चित्तम। फिर कफ बढ़ने से, जो माता बता रही थी ना, तो उसको BCU गांठ हो गई थी छाते में, फिर अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस, सर्कोडाइसिस, कफ, कोल्ड, और फिर अलग अलग प्रकार की बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हम पर अटैक करते हैं जब रेस्पिरेटरी सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है कफ से। कफ बढ़ने से एक कफ, कोल्ड, अस्थमा, सर्कोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस और जितने भी बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज अटैक करते हैं तो कफ बढ़ने के कारण से अटैक करती है। फिर अंदर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और बाहर की चीज़ें भी फिर हमें और ज़्यादा कमज़ोर बना देती हैं। और पित्त बढ़ने से BP बढ़ता है, पित्त बढ़ने से स्किन डिजीज होती है, पित्त बढ़ने से जो है ये एसिडिटी, अल्सर, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला से लेकर के हमारा मन और ज़्यादा अशांत हो जाता है। चलिए, जिसका जो भी बैलेंस और बिगड़ा स्वामी जी, आज सब ठीक किया जाएगा। हमारी ऊर्जा का क्षय हो जाता है। लेकिन हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, अगर किसी के मन में भी ये ख्याल है कि वो जोहात्सु बन जाए, तो उससे बेहतर है कि वो स्वामी जी के पास आए और वो ख्याल छोड़ करके निर्भर होकर के ज़िंदगी जीने का सबक सीखें। अच्छा स्वामी जी, देखिए, लोग बीमार पड़ते हैं, दवा लेते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं, फिर दवा लेते हैं, लेकिन बीमारी की जड़ का पता लगाने के बारे में शायद वो ज़्यादा सोच नहीं पाते। अगर बीमारी की जड़ का पता लगा लिया जाए, फिर जड़ पर वार किया जाए, तो फिर बीमार दोबारा होने की शायद नौबत ना आए। तो ये बताइए स्वामी जी कि शरीर की प्रकृति कैसी है, ये पहचाने कैसे, और त्रिदोष का बैलेंस बिगड़ गया है, ये कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी का जो त्रिदोष है वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो वात दोष बिगड़ने से एक तो जैसे बार बार किसी को डकार आने लगे, इसको ऊर्ध्ववात कहते हैं ये। फिर बार बार अपान वायु ज़्यादा निकले, विंड ज़्यादा निकलती है, गैस बहुत बनती है, ये वात का एक लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि जब बॉडी में स्टिफनेस बढ़ने लगे, ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें तो फाइब्रोमाइल्जिया उसको कहते हैं। जोड़ों में शुरू में दर्द हुआ तो उसको गठिया, फिर अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, फिर तो टेस्ट में भी पता लग जाता है कि ये तो CRP बढ़ गया, RA बढ़ गया, ANA, AVN, HRB27 बढ़ गया, और अंदर से फिर अस्थि तंत्र, जो जिसको हम आम लोक भाषा में जिसको कंकाल तंत्र बोलते हैं, वो कंगाल हो गया। तो जब जोड़ों में दर्द थोड़ा सा होने लगे, स्टिफनेस आने लगे, तो समझना ये वात की शुरुआत हो गई है। और उसको मिटाने के लिए फिर सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम बता रहे थे वहाँ से शुरू करके, यहाँ से ही शुरू कर लीजिए। जैसे अभी आपने सुना था हमारे पवन जी, पवन ही ना डॉक्टर साहब, पवन जी के अंदर शरीर में पवन बढ़ गया। अब वो पवन बढ़ गया तो MBBS MD डॉक्टर है, उसको उसने धराशायी कर दिया। पहले पेन किलर, फिर स्टीराइड और बायोलॉजिकल तक लेने पड़ रहे थे, अब सब हमने छुड़वा दिए। तो वो पता लग जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, फिर वो घुटनों में, एड़ी में, फिर कमर में, फिर गर्दन में, कंधों में, फिर उसको निकालने के लिए हम ये उपाय बता रहे हैं जो आज अभी करवा रहे हैं। ऐसे ऐसे कर ले, चलो बैठ करके कर लेते हैं, ऐसे बैठ करके भी कर सकते हैं ये सारे अभ्यास, ऐसे सूक्ष्म है। तो वात रोग बढ़ता है तो शरीर में दर्दें बढ़ती हैं, पेन्स होने लगते हैं, स्टिफनेस बढ़ने लगती है, और फिर कहीं खिंचाव आने लगता है। आजकल तो ऐसी ये अटैक्सी ऐसी बीमारी होगी, फिर खिंचाव आकर के पूरा शरीर को ऐसे फेंक देता, हाथ, पैर, गर्दन, ऐसे ऐसे बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर
ये जो पार्किंसंस है ये भी वात रोगी है। फिर ये जितना भी पैरालिसिस से लेकर के तमाम जो उपद्रव, उसका कोज ऐसा मानते हैं कि अंदर कहीं क्लोट आ गया और तब पैरालिसिस होता है, लेकिन वो क्लोट भी आता है तो वात के अव्यवस्थित होने से आता है। वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस रहे तो क्लोट नहीं आ सकता, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक ये नहीं आ सकता। तो ये तो वात का हुआ। ऐसे ही पित्त का और कफ का भी जैसे ही वो बढ़ते हैं ना तो फिर उसके कफ के अलग उपद्रव हैं और पित्त के तो एसिडिटी तो एक है, ऐसे अनेक उपद्रव शरीर में होने लगते हैं हुसैन भाई। तो ठीक है स्वामी जी, अब जब ये पता लग गया, सूक्ष्म मैम पूरा करवा देते, आप कुछ कह रहे थे हुसैन जी जी, अब ये पता लग गया कि त्रिदोष गड़बड़ कर रहा है, कुछ उसको बैलेंस करना है, तो उसके बाद फिर त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए यानी वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए रोजाना आप कितने मिनट तक योगाभ्यास को कंपलसरी कर देते हैं? जिसका बैलेंस खराब हो गया उसको कितनी देर योगाभ्यास रोजाना करना चाहिए? देखो, 1 घंटा आसन, सूक्ष्म व्यायाम, 1 घंटा प्राणायाम। जब ज्यादा वात दोष बिगड़ जाए, ज्यादा कफ दोष बढ़ जाए तो फिर आसन के साथ माने भस्त्रिका प्राणायाम गोमुखासन के साथ, भुजंगासन के साथ करा देते हैं। सामान्य रूप से तो हम प्राणायाम करवाते हैं। तो फिर जैसे वात दोष ज़्यादा बढ़ गए तो सारी थेरापी आप नीचे देख रहे हो। इधर जो है पहले तो एक एक अंग के अंदर से उसके वात को निकालने के लिए खटर पटर जो है पूरा अभी भी कार्यक्रम चल रहा है स्वामी जी प्रियांशु ने। फिर आगे उस वात को चालू है, स्वामी जी एक डिस्क्लेमर दे दें कि केवल कोई प्रशिक्षक ही करे, श्रृंगी चल रही है, जो प्रशिक्षित ना हो वो ये ट्राई ना करे। हाँ, ऐसे कोई खींचातानी नहीं करे। हाँ, पता लगा कि कांग्रेसी जो है भाजपाइयों को खींच रहे और भाजपाई कांग्रेसियों को खींच रहे हैं कि हम तो कायरो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिया टीवी पर सीखा था। वो खींचातानी नहीं करनी है। तो ये भस्त्रिका, तो देखो वात रोगों का पूरा उपाय बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर। वात रोगों का पूरा उपाय है हल्दी, मेथी, सौंठ घर में पाउडर करके खाने, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीज़ों का रस पीने अथवा पीड़ंतक क्वाथ पी लें। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, और उपवास बहुत ज़बरदस्त लाभ करता है। दशमूल क्वाथ, पीड़ंतक क्वाथ, इसी की बस्ती भी लेने, जबरदस्त बस्ती। आधा उपचार है, महर्षि चरक कहते हैं। महर्षि धन्वंतरी कहते हैं आधा उपचार है रक्त मोक्षण। जो यहाँ पर श्रृंगी चिकित्सा एक्यूपंक्चर आप देख रहे हो ना, वात मोक्षण नीचे देख रहे हो, हमारे बेटा प्रवेश कर रहे हैं अलग अलग तरह से पूरे शरीर के वात को निकाल के। पीठ में वात घुस गया, पैरों में वात घुस गया, जोड़ों में वात घुस गया, उसको निकालने के ये तौर तरीके हैं। फिर इसमें उपवास करा देते हैं। मैंने एक बात कही है, उसको बहुत बड़े रूप में कहना, वात पित्त कफ तीनों के लिए। जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो वात को खा जाती है। ये आर फैक्ट्री, ये CRP है, ESR, ये यूरिक एसिड, ANA, एविन, HLB27 जितने पेड़ मार्कर्स उनको खा जाती है। जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो जैसे माता ने आधा घंटा ही कपालभाति अनुलोम विलोम किया रेनो ने, और उसके 20 गांठ थी फेफड़े की, वो खा गई। वो जो भूख है अंदर की, योगाग्नि अंदर की, उसको खा जाती है। पित्त में बस इतना है। वात में तो हम ATM की सब्जी और मिलेट्स देते हैं, और कुछ दिन तक तो यही एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस ही पिलाते हैं। पित्त रोगों में थोड़ा सा वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी, जीरा, धनिया आदि का पानी पिला देते हैं, जिससे पित्त ज़्यादा ना बढ़े। नहीं तो किसी को भूखे रहने से भी पित्त बढ़ जाता है। तो इसके लिए व्याधि नाशाय लंघनम, लंघनम परम औषधम जो कहा गया आयुर्वेद में, बहुत बड़ा सिद्धांत है। और वात के ये उपाय जो मैंने बताई, इसमें दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर ना खाएं। ऐसे ही कफ के लिए खजूर कल्प, और पित्त के लिए वीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी पर कल्प करा देते हैं, और उसमें साथ में वाटर थेरेपी, मड थेरेपी करा देते हैं, और त्रिदोष से मुक्त हो जाते हैं मेरे भाई हुसैन जी। अच्छा स्वामी जी, चूंकि अब आप भी देख रहे हैं कि गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे महीना और आगे बढ़ेगा, मई जून तक आते आते अपने पूरे चरम पर होगी, और गर्मी में स्वामी जी कहा जाता है कि त्रिदोष इम्बैलेंस होने का खतरा बाकी समय के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है। तो गर्मी में त्रिदोष को शांत रखने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
तो देखो अभी जैसे मैंने वात को बताया, अब गर्मी में सबसे ज़्यादा तो पहले तो पित्त बढ़ता है। तो पित्त बढ़ता है तो सिर में दर्द होता है, पित्त बढ़ता है तो स्किन डिजीज बढ़ती है, पित्त बढ़ता है तो बीपी बढ़ता है, पित्त बढ़ता है तो फिर एसिडिटी बढ़ती है, पायल्स फिशर फिस्टुला हो जाता है, पित्त बढ़ता है तो आदमी को गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और कई बार तो सुसाइडल अटेम्प्ट तक कर लेता है। तो क्या करें? तो पित्त के प्रशमन के लिए एक तो पानी पिए, और घड़े का पानी पिए, फ्रिज का पानी ना पिए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, पित्त ना बढ़े इसके लिए अब जौ का आटा, जौ का दलिया, इसका प्रयोग ज़्यादा बढ़ा दें। पित्त ना बढ़े इसके लिए सलाद की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दें, सलाद है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, और बिना मिर्च मसाले, जितने भी मिर्च मसाले हैं ना ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, इससे पित्त बढ़ता है। इससे पित्त बढ़ने के साथ साथ पूरा पाचन तंत्र भी गड़बड़ा जाता है और इससे फिर वात और कफ भी प्रकोपित होता है। इसलिए मसालों में तो 3 ही चीज़ें पहले मानते थे, हल्दी जीरा हींग, बस हल्दी जीरा हींग, थोड़ा बहुत धनिया, हरा धनिया, बस ऐसे छोटी मोटी चीज़ें डाला करते थे। अब आजकल तो 50 तरह के मसाले आ गए और इन चीज़ों से बचें, मिर्च मसाले ज़्यादा ना खाएं, हर सब्जी का एक अलग मसाला आ गया है। आयुर्वेद में सबसे पहले हम अचार बंद करते, हर सब्जी का अलग मसाला। तो इससे ये मसाला भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, इससे बचें। तो ये पित्त से बचें। फिर रातें सर्द होती है, दिन गर्म होते हैं, तो सर्द गर्म हो जाता है तो फिर सर्दी जुकाम हो जाता है। तो जैसे माता ने बोला, क्या नाम है तुम्हारा? मधु ने, कि गिलोय खाया, गिलोय घनवटी से ही उन्होंने अपना कफ ठीक कर लिया। तो गिलोय की एक एक गोलियां, गिलोय घनवटी एडवांस एक एक गोली खाते रहे तो इससे क्या होगा, ये जो सर्द गर्म होती है ना, फिर रातें सर्द दिन गर्म, और इसके अलावा लोग फिर क्या, कभी पंखा, कभी कूलर, कभी एसी, फिर बाहर भयंकर गर्मी, इससे भी सर्द गर्म होता है। अब इस सर्द गर्म को अंग्रेजी में, ए डॉक्टर साहब इधर आओ, अब इसकी आज परीक्षा भी लेता हूँ, ये MBBS MD डॉक्टर है। अंग्रेजी में सर्द गर्म को क्या कहते हैं? अब वो तो एलर्जी बोल देंगे, है ना, या और कोई शब्द बोलते हैं, कोल्ड एंड फ्लू भी बोलते हैं। कोल्ड एंड फ्लू। और उसका सर्द गर्म की दवाई क्या होती है? तो कुछ नहीं, बस तो पेनाडोल दे देते हैं, पैरासीटामोल या न्यूरोफेन, या वो एंटीहिस्टामिन दे देते हैं, सिट्रीजिन। और जो है हम सर्द गर्म को ठीक करते हैं कि अपने आप को ठीक कर लो। चलो मुंडू का आसन करो। तो एलोपैथी में बैठे बैठे कर लो। तो अब एलोपैथी में ये जो सर्द गर्म जो शब्द है ना, इसका ट्रांसलेशन है नहीं और इसका इलाज तो कतई नहीं है। हर चीज़ में जो पैरासीटामोल लेते हैं, क्रोसिन लेते हैं, कुछ 1-2 सोल्ट ऐसे ही दे देते हैं, एंटी एलर्जी कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। ये एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक दवा और ये बायोलॉजिकल, ये तो बहुत ही खतरनाक है। और गर्दन सीधी रखो पवन जी, ऐसे। तो अब एलर्जी से बचना है तो क्या करें? तो एनर्जी बढ़ाए। एनर्जी कैसे बढ़ाएं? तो योग अपनाएं, इम्यूनोग्रिड खा लें खाली पेट। तो कफ के लिए तो सबसे अच्छा है स्वासारी ब्रोनकोम, और ऐसे एकदम निर्दोष है गिलोय। गिलोय से वात पित्त कफ, ये त्रिदोष नाशक है मेरी बहन मीनाक्षी जी। गिलोय, ये हुसैन भाई, एक गिलोय खाओ, त्रिदोष का बैलेंस कर लो। बताओ, मैं तो हमेशा से कह रही हूँ स्वामी जी कि आप ये बात, और इंडिया टीवी भी त्रिदोष नाशक है, और ज्योत्सना, मीनाक्षी और हुसैन भी त्रिदोष नाशक है, और हमारी तीनों देवियां भी त्रिदोष नाशक है। स्वामी जी मैं तो ये बात इतने समय से आपसे कह रही हूँ कि जरा ऊपर तक पहुंचाएं और गिलोय को राष्ट्रीय औषधि जरा घोषित करवा दें। हर परिस्थिति में गिलोय का सेवन किया जा सकता है, चाहे सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, वात को खत्म करना हो, तो इसको तो राष्ट्रीय औषधि होना चाहिए। अगला विषय शामिल कर लें हुसैन। स्वामी जी, अगला विषय से पर जाने से पहले पवन आपके बराबर में बैठे हैं, उनको पवन से आप मुक्ति दिला रहे हैं, लेकिन साथ में एक तोहफा और दे दीजिएगा, एक के साथ एक फ्री वाला, वो सिर पे बहार भी आ जाएगी तो क्या बात है ना? तो नहीं, वैसे ऐसे भी स्मार्ट लग रहे हैं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। वो मैंने एडवांस तो आज इनको उपहार में देने, स्मार्टनेस पे मैंने कोई सवाल नहीं उठाया। अच्छा स्वामी जी, देखिए मौसम का भी त्रिदोष के साथ काफी चक्कर है, जिसके बारे में आपने पहले बताया, लेकिन वात रोग पानी से जुड़ा है, और जब गर्मी आएगी तो जाहिर है बॉडी में पानी का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। 60 से 70% शरीर में पानी ही है, लेकिन जब मौसम गर्म होगा तो डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ेगा, और चढ़ते पारे
कि वक्त में बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन रखना भी बड़ा अहम हो जाता है, तो ये कैसे मेंटेन रखा जाएगा, जरा इसके बारे में बताएं। तो हर दिन करीब 2 लीटर पानी पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 1 पियो, कुछ कहते हैं 1.5 पियो, कुछ कहते हैं 3 पियो, कुछ तो 5-5 लीटर तक पहुंच जाते हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत। ये जो समता वाला मार्ग है ना, आपको निर्भर शब्द जैसे पसंद है मीनाक्षी जी को, समत्वम योग उच्यते, समता, बैलेंस, ये जो मर्यादा में जीना ही, डिसिप्लिन में जीना, एक हर चीज़ की, चाहे वो प्यार है, चाहे वो तकरार है, चाहे वो युद्ध है, चाहे योग है, चाहे खाना पीना है, चाहे वो उपवास है, हर चीज़ की एक हद होती है। तो हद में रहना चाहिए। अरे क्या, जब बात बात में लोग भी बोलते हैं अरे हद हो गई भाई, देखो इसने तो हद ही पार कर दी। तो पानी की हद है 2 लीटर बस। और वो हाँ, जिनको पित्त है उनको घड़े का पानी, जिनको वात और कफ है उनको गर्म पानी लेना चाहिए, गुनगुना पानी। और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो फिर गर्म पानी में थोड़ा एलोवेरा, थोड़ा गिलोय डाल करके ले लें। 5 चीज़ें मिल जाएं, निर्गुंडी, पारिजात और सहजना भी मिल गया, तो फिर अकेला ये, इसको हमने नाम ही दिया पीड़ानील रस, पेड़ानील पे। ये तो अद्भुत है। तो 2 लीटर पानी की मर्यादा है। कभी बहुत धूप में रहे, बहुत पसीना निकल गया, तो फिर आप 2.5 से 3 लीटर तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा पानी पिएंगे तो किडनी ओवरलोडेड होगी, और उससे किडनी के गड़बड़ होने से फिर टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर रुकेंगे, वो भी गड़बड़ है। तो ऐसे हर चीज़ की एक मर्यादा है, उसको ध्यान में रखना है। अब ये जो जब चटका पटकी कर रहा था हमारा ये बालक जो है, ये रोज़ नहीं करना, ये 1 दिन करके फिर 2 दिन विश्राम देते, फिर तीसरे दिन करते हैं, और 3 से 5 कोर्स करने के बाद में पूरी तरह से आदमी के पूरे हड्डी, पसली, मांसपेशियां उसको ठीक कर देते हैं। अब जो हम ये चाहे बस्ती कराते हैं, चाहे वात मोक्षण करा रहे हैं, चाहे श्रृंगी करा रहे हैं, अब ये श्रृंगी 2-4 कराए तो ठीक है, कोई 50 श्रृंगी करा लेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐसे लीच लगा रहे हैं तो 2-4 लगाई तो ठीक है, अब पूरे शरीर में लीचा ही लीच लगा दे सिर से पैर तक, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे हर चीज का एक बैलेंस है। जी स्वामी जी, अभी मुझे गिलोय की छड़ी दिखाई दी थी आपकी तरफ, तो मैं एक दूसरे बैलेंस के बारे में सोच रहा था, जो कभी कभी बचपन में हम लोग को बैलेंस करने के लिए छड़ी का इस्तेमाल होता आपको था। पड़ी है क्या? बिल्कुल पड़ी है, बचपन में पड़ी है। तो स्वामी जी, क्या इस छड़ी से मारने के भी कुछ फायदे हो सकते हैं? छड़ी पड़ी है। गिलोय की छड़ी से पहले मार खाएं और फिर उसको उबाल के पी जाएं। अरे एक बाबा आए थे हरिद्वार में 20 साल पहले, वो एक छड़ी मारते थे, लाइन लग गई थी यहाँ। तो ये जो कोई झाड़ू मारते हैं, कोई छड़ी मारते हैं, कोई ये जो मारपीट वाला कार्यक्रम है, देखो भाई ये नहीं शुरू किया जाए तो अच्छा। इसमें कई प्रकार के घोटाला होने की संभावना है, इसलिए अपना गिलोय को तो रसी बना करके पी लें, वही परम रस है सच में। तो आपने ये कई बार ना एक दोष प्रकोपित होता है हुसैन भाई, किसी का वात, किसी का पित्त, किसी का कफ, किसी का त्रिदोष प्रकोपित हो जाता है। किसी को मैंने देखा, सुबह उठते हैं तो शरीर अकड़ा हुआ होता है, दोपहर को उनका शरीर उबला हुआ होता है, शाम को देखो तो फिर छीकम छीक रहते हैं। कभी वात, कभी पित्त, कभी कफ, तीनों चीजें जिसकी बढ़ने लगे ना, फिर वो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, तीनों प्राणायाम 10-10 मिनट करना शुरू कर दे, वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस हो जाएंगे। अब ये 3 बढ़ती कहाँ से? इनकी जन्मभूमि क्या है, कहाँ पैदा होती है? तो जहाँ से पैदा हो वहीं से उसका खात्मा करो ना। तो वात बढ़ता है मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र से, इसलिए मैं मूल बंध लगाना, उड्डयन बंध लगाना भी बताऊंगा, उसके बारे में बहुत कहता हूँ। मूल बंध, उड्डयन बंध, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र, इससे ना ये वात रोग ठीक हो जाएगा। कफ बढ़ता है हमारे रेस्पिरेटरी तंत्र से, माने फेफड़े और गले से, फिर ये असर करता है आंख, नाक, कान और ऊपर जो है बालों तक। और पित्त जो है वो पित्ताशय से बढ़ता है और पूरे शरीर से फूट फूट करके फिर निकलता है। वैसे तो पूरा शरीर ही इनका आश्रय है, पूरे शरीर में ये रहते हैं तीनों ही दोष। और धारणात ये दोष धातु है, और विकृत हो जाने से फिर ये दोष है। धातु, दोष, गुण, पाक,
ये ऐसे अलग अलग शब्द हैं आयुर्वेद के। आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, प्राणायाम रहस्य में हमने योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य, ये सारे रहस्य वेदों में, आयुर्वेद में जो लिखे हैं ना, हम यहाँ आम लोक भाषा में सबको समझाते रहते हैं। तो त्रिदोष जिनका प्रकोपित हो जाए तो प्राणायाम ज़्यादा करें और गिलोय ज़्यादा खाएं। किसी किसी के 2 दोष गड़बड़ हो जाते हैं तो एक एक दोष के लिए एक एक परम औषधि बताते हैं। गिलोय तो तीनों दोषों के लिए, वात दोषों के लिए सबसे अच्छी निर्दोष औषधि है एलोवेरा। एलोवेरा से फिर पित्त भी नहीं बढ़ता और उससे कफ भी नहीं बढ़ता। तो एलोवेरा वात रोगों के लिए, और पित्त रोगों के लिए सबसे अच्छा है लौकी। और किसी को फिर साथ में कफ कोल्ड भी और जोड़ों में दर्द भी हो तो लौकी की सब्जी लें या लौकी का सूप बना करके लें। पित्त के लिए लौकी घरेलू जो सबको मिल जाएंगी, और कफ के लिए सबसे अच्छा है हल्दी का प्रयोग। हल्दी ऐसे ही 1-2 ग्राम फाका मार करके खा लें। सौंठ भी, सौंठ तो वात को और कफ को दोनों को ही अच्छा करती है। तो हल्दी ये किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से भी रोकती है। कच्ची हल्दी ले लें अथवा हल्दी का पाउडर 1-2 ग्राम ऐसे ही खा लें तो ये बहुत जबरदस्त है। स्वामी जी आपने लौकी का नाम लिया, लौकी वहां खड़ी हो गई। तो सबसे अच्छी है कफ के लिए काकड़ा सिंह। क्या आपने उसे आवाज दी है? अब हम जरा सा स्वामी जी प्राणायाम की बातें कर लेते हैं। काकड़ा सिंह है ना, ये काकड़ा सिंह है ना। स्वामी जी, त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए, त्रिदोष को शांत करने के लिए प्राणायाम कितना कारगर है और किस किस तरह के दोष को बैलेंस करने के लिए कौन कौन सा प्राणायाम किया जाए, इसका एक्सप्रेशन करा दीजिए। तो चलो अब प्राणायाम के बारे में पूरा बताते हैं। चलो भाई बैठ जाओ। और प्राणायाम के ऊपर एक बात और कहना चाहता हूं। किसी को कफ दोष बढ़ जाए तो नस्य कर लो, वात दोष बढ़ जाए तो बस्ती कर लो, और पित्त दोष बढ़ जाए तो कुंजर कर लो। ये 3 क्रियाएं बड़ी विशेष हैं। इसलिए हम एक तो ये नस्य करवाते हैं, अणु तेल डलवाते हैं, षडबिंदु तेल सरसों का तेल। दूसरा ये जलनेति सूत्रनेति कराते हैं। कफ रोगों के लिए जलनेति सूत्रनेति नस्य, वात रोगों के लिए बस्ती और उपवास, और कफ के लिए पानी पी करके जो उल्टी करते हैं और वो जो खा रहे हैं ना कपड़ा 20-22 फीट खा लेते हैं और फिर उसको निकाल देते हैं तो अंदर से सारा कफ बलगम उससे लिपट करके बाहर आ जाता है। निकाल भी दे बच्चे, हाँ कभी अंदर ही अंदर जो है ऐसे ये ऐसा पूरा निकलता है 20-22 फीट का। तो वात पित्त कफ की एक एक प्रधान औषधि भी बता दी है, एक एक प्रधान क्रिया भी बता दी है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और कफ के लिए भस्त्रिका, और पित्त के लिए धीरे धीरे कपालभाति, तो इससे पहचान अच्छा हो जाएगा। फिर शीतली शीतकारी, ऐसे मुंह से लिया नाक से छोड़ा, एक तो जीभ बाहर निकाल के और दूसरा जीभ दांतों के पीछे लगा के। तो कफ के लिए भस्त्रिका, पित्त के लिए शीतली शीतकारी और धीरे धीरे कपालभाति, और वात के लिए पूरे शरीर में से वात को निकाल देगा। 72,72,10,201 नाड़ियों में से 30-70 रेंज में कहीं भी वात घुसा हुआ अनुलोम विलोम कर लो। वात पित्त कफ का त्रिदोष बढ़े हुए तो तीनों करो, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम, और साथ में ध्यान भी करो, ओंकार ध्यान गायत्री ध्यान। क्योंकि शरीर में जो दोष बढ़ते हैं उसके साथ मन में भी अनंत दोष हैं, और उन सारे दोषों से बाहर निकलकर निर्दोष होने के लिए, निर्द्वंद निर्भय होने के लिए, निर्भार होने के लिए, निर्विकार होने के लिए, निर्विकल्प होने के लिए जरूरी है हम अपने स्वरूप में जिए, अपने स्वरूप से
अपनी निजता से नीचे ना आए। तो ये जेनेटिकली भी चलते हैं। ये जिसके माता पिता को कफ रोग होता है तो बच्चों को भी हो जाता है, माता पिता को पित्त था बच्चों को भी हो जाता है, और माता पिता को बुढ़ापे में वात रोग हुआ बच्चे को पैदा होते ही हो गया। आजकल जोविनियल अर्थराइटिस भी बहुत हो रहा है। तो ये जेनेटिक भी होता है, लेकिन योग से जेनेटिक स्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाता है। इसलिए प्राणायाम सबको करना जरूरी है। अरे तो प्रश्नकाल का भी समय हो गया, मैंने तो अभी घड़ी की तरफ देखा, आज तो वक्ती कब गुजर गया पता ही नहीं लगा। बिल्कुल ऐसे स्वामी जी, योग बस करते आप हैं ना, तो आप विषय शरीर पूरा की, कर रहे थे, इंद्रियों मैं की, सोचा मन था की पूरा हो जाए, सुध-बुध फिर भूल सवालों करके की शुरुआत करते हैं। परम तो- तत्वों में खो जाते हैं। जी, पहला सवाल स्वामी जी यतिन का है। 24 साल के हैं यतिन, 2 साल से उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अब वो योग से वो इसे ठीक करना चाहते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यतिन को थोड़ा सा जतन करना पड़ेगा। क्या जतन करना है? आप तो मंडूक आसन करो। डॉक्टर पवन हमारे सिंगला जी, ये तो अब योगी डॉक्टर हो गए हैं, MBBS MD डॉक्टर है हमारे। तो जतिन जी आप ऐसा करना, या तो मेरी तरह से पद्मासन में बैठ के ऐसे योग मुद्रासन करना, या डॉक्टर पवन सिंगला जी की तरह मंडूक आसन करना, पवन मुक्तासन करना, आराम आराम से। अल्सर होने पर हम कपाल भाती नहीं कराते, नहीं तो कपाल भाती भी कराते इसमें। खाने के बाद कोटजारिस्ट और उससे 4-4 गोली कोटज घनवटी के ले लेना, और 2-2 गोली चित्रकादिवटी की चूस ही लेना। पाचन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। खाली पेट कोलोग्रिट। और ये 3 आसन तो बताए, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, और कपाल भाती बहुत धीरे करना, तेजी से करने से फिर ज़्यादा दस्त लग जाते हैं। तो आंत इतनी मजबूत हो जाएंगी। मूलतः ये आम कच्चा रह जाता है। अन्न खाना पीना जो है शरीर में खाया पिया लगता नहीं है, उसी को आमद कहते हैं। आंतें कमज़ोर हो जाती है इसमें, आंतें, लीवर, पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। उसके लिए ये जो औषधि बताई, उसके साथ साथ दही में इसबगोल, फिर बेल का प्रयोग, और उबला हुआ सेव, पका हुआ केला और अनार तो कोलाइटिस के लिए, IBS के लिए, क्रॉन्स डिजीज के लिए परम औषधि है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए जी। बाकी ऐसे सहज योगाभ्यास करते रहें जैसे हमारी योगिनी बहनें कर रही है। जी मीनाक्षी जी कुछ कह रहे थे। अगला प्रश्न स्वामी जी दीपल का है। वो ये कहती हैं कि अचानक से उन्हें घबराहट होने लग जाती है और फिर उनके पैर कांपने लगते हैं। पहले तो इन्हें समस्या क्या है और फिर इनका उपचार क्या है स्वामी जी? तो घबराहट अचानक होती है ना, तो इसका एक कारण तो पित्त दोष बढ़ा हुआ है। और ये जो हाथ पैर कांपने लगते हैं, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम में कमजोरी आने से कांपते हैं। तो एक तो ये न्यूरोग्रिट ले ले थोड़े दिन, और इम्यूनोग्रिट। न्यूरोग्रिट के 1-1 और इम्यूनोग्रिट के 2-2 गोली सुबह शाम। और घबराहट ना हो इसके लिए अनुलोम विलोम ज़्यादा कर लें, तो वात दोष और पित्त दोष इन दोनों का प्रशमन हो जाएगा। और थोड़ा सांसों पर होकर के अंतर्मुखी हो जाए, ये बहुत जरूरी है। और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी कर लें। ये जो शुरू में बताया था ना हमने, ये सूक्ष्म व्यायाम बड़ा अच्छा है, देखने में हल्का हल्का लगता है, लेकिन ऐसे ऐसे ऐसे, और ये एक तो ये, और ये दोनों साथ साथ भी कर लेते हैं ऐसे ऐसे। तो ये समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। आजकल बहुतों को ये घबराहट होती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, और ये ज़्यादातर ब्रेन, फिर इसका असर दिमाग पर भी होता है। तो मेधावटी खाने के बाद और खाली पेट मेमोरीग्रिट और ले ले, तो कभी भी ज़िंदगी में हाथ पैर कांपेंगे नहीं, 100 साल तक मजबूत रहेंगे। कई बार तो मैंने देखा बड़े वीर और पराक्रमी लोगों के भी हाथ कांपने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या आजकल, ये हाथों में, पैरों में, पूरी बॉडी में जो सीवरिंग है, कंपन है, वो नहीं होगी। अगला प्रश्न। तो त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए योगाभ्यास स्वामी जी आप करवा ही चुके हैं, सवालों के जवाब भी आपने दे दिए। क्या कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा नुस्खा जिससे ये त्रिदोष बैलेंस वाला जो मामला है, किसी एक चीज़ के खाने से तीनों चीज़ें परफेक्ट होती हों? इसकी आप तैयारी करें स्वामी जी, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। तो तीनों चीज़ें गिलोय तो से तो ठीक होती है, बाह्य प्राणायाम वात के लिए परम औषधि है, तो इसलिए मैंने करके बताया इसको। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर ठीक हो जाते हैं। अब कल का प्रोग्राम बताओ, अभी योग पाक शास्त्री की तरफ जा। बिल्कुल बिल्कुल। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर का डर,
कितना खतरनाक है बढ़ता वजन, बढ़ी हुई तोन से ना मिले 3 कैंसर, किन उपाय से मोटापा करें कम। योग गुरु का स्पेशल वेट लॉस सेशन, फ्लैट टमी, होगी पतली सी कमर। तो अगर आप भी हैं अपने मोटापे से परेशान तो कल का कार्यक्रम आपके लिए बहुत जरूरी है। बल्कि आप 7:56 से बहुत पहले ही इंडिया टीवी खोल के बैठ जाइएगा, इंतजार कीजिएगा मैट लगा करके कि स्वामी जी आज क्या बताने वाले हैं। लेकिन आज स्वामी जी अब पाक शास्त्र में क्या है खास? तो देखो ये जो लौकी देख रहे हो ना, और ये कद्दू, जिससे लोग आगरे का पेठा बोलते हैं ना, पेठा बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं। ये जो लौकी का जूस है ना, ये बस एक बात याद रखना, एक तो कड़वी लौकी नहीं होनी चाहिए, और जो इनको आर्थराइटिस और अस्थमा उनको ये जूस नहीं पीना चाहिए। पवन गुप्ता जी, आप पियोगे तो जकड़ जाओगे, ये ठंडा होता है, ये नहीं पीना। तो ये जिनको आर्थराइटिस और जिनको अस्थमा है उनको ये नहीं पीना। बाकी के लिए तो पूरी बॉडी को ये डिटॉक्स करने वाला है। तो ये पूरे शरीर को, और जिनको अब आर्थराइटिस है और शरीर में एसिडिटी भी बढ़ती है, पित्त भी बढ़ा हुआ है, और चाहे शरीर के अंदर बहुत टॉक्सिन्स हैं, तो फिर इसको लौकी के जूस को थोड़ा गुनगुना करके अथवा सूप बना करके इसमें ये साथ में ये भी डाल लें। ये पूरी डंडी जो आप बता रहे थे ना, ये वाली, तो ये सारे रोगों को भगाने वाली डंडी है। जैसे ऐसे जो मारने के लिए आप बता रहे थे, ये तो ऐसे ही प्यार से मारा इसको, तो ऐसे कर ले। और ये जो बीटा ग्रास है, ये भी पित्त के लिए परम औषधि है। ये इसको पी लिया तो पित्त पूरा ख़त्म हो जाता है। और इसको ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना हो तो इसमें थोड़ा सा नींबू मिला दो, फिर तो एकदम पूरा इसमें इतना स्वाद आ जाता है। थोड़ा पुदीना और डाल दो, तो ये तो आज का उपचार। एक बात और बताता हूँ, देखो रामनवमी पर हम 100 सन्यासी बना रहे। मैंने कल अखबारों में एक विज्ञापन दे दिया, लगभग 4000 कॉल आई सन्यासी बनने के लिए। अब आपकी तो शादी हो गई मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, क्या नाम है, हुसैन जी की भी हो गई है। तो आपको भी मैं सन्यासी बना देता हूँ। तो किसी को जिसकी शादी ना हुई हो, कोई सन्यासी बनना हो तो कल से एक नंबर चलाऊंगा इंडिया टीवी पर 8954555999। तो किसी को रामनवमी पर सन्यासी बनना हो तो आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।